राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का पहला सवाल, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, ठीक है। इसमें हर एक जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर है, ठीक है। और साथ ही साथ हर एक कैरेक्टर एग्जैक्टली 2 टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है। और उसी के साथ आपको दिया हुआ है एक डिस्टेंस एरे, ठीक है, ऑफ लेंथ 26, जिसमें मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करते हुए आपको क्या दिया होगा कि दो कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो उन दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करते हुए मतलब जीरोथ इंडेक्स ए है, फर्स्ट इंडेक्स बी है, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया इस तरीके से। जो 25th इंडेक्स है वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिपीटेड ए मतलब जो होगा, ए के बाद जो दूसरा ए आएगा उसके बीच में क्या डिस्टेंस है वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो डिस्टेंस एरे है उसमें जो भी वैल्यूज आपको रिटर्न है वो सही है, ठीक है। तो यह टू रिटर्न ट्रू। अगर नहीं सही है, ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस मेंशन्ड है वो डिस्टेंस सेम नहीं है इसमें जो अकर हो रहे हैं और दो कैरेक्टर्स उनके बीच में, ठीक है, तो यह टू रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और अगर कोई ऐसे जैसे कि यहाँ पर डी है नहीं, ठीक है, डी यहाँ पर है नहीं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो डी के बीच में 5 का डिस्टेंस होना चाहिए, देन दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। अगर कैरेक्टर ही नहीं है, वेल एंड गुड। अगर कैरेक्टर है तो उन दो कैरेक्टर के बीच में ये 1 यूनिट का डिस्टेंस, 3 यूनिट का डिस्टेंस या वॉट एवर यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पर जो दिया होगा वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगेन सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर ए पे गया, ठीक है। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग में क्या करूँगा, एस ऑफ आई, ठीक है, मतलब ए पे मैं गया उसमें से मैं आई सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। उस इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग में देखूंगा कि एलिमेंट, सॉरी, वो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, वो डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 1, ठीक है। तो इसके एक डिस्टेंस के बाद फिर से मुझे ए मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी मुझे डिस्टेंस मिला, ठीक है, उसमें आई प्लस दिस डिस्टेंस प्लस 1, ठीक है, ये जो एलिमेंट होना चाहिए वो अगेन मेरे एस आई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एस आई वाला जो कैरेक्टर है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो कैरेक्टर है आई एथ कैरेक्टर, ठीक है, ए के इक्वल होना चाहिए। तो आई मतलब 0 प्लस एस ऑफ आई माइनस ए कैरेक्टर, मतलब इसमें जो डिस्टेंस का वैल्यू था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1, ठीक है, 1। देन अगेन इसमें मैं 1 ऐड करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच के कैरेक्टर्स का काउंट कर रहा है कि बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इसके बीच में एक कैरेक्टर है। तो अगर जो नेक्स्ट होगा, जैसे यहाँ पर मुझे ए मिला, उसके बीच में दूसरे ए के बीच में ये बोल रहा है कि एक दूसरा कैरेक्टर होगा, तो जो अगला एलिमेंट होगा वो सेकंड पे होना चाहिए। जो अगला ए है वो ए, दो स्पेस छोड़ के होना चाहिए, मतलब सेकंड जो कैरेक्टर होगा वो ए होना चाहिए अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा 0 प्लस डिस्टेंस जो भी मेंशन्ड है प्लस 1, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये कैरेक्टर अगेन ए है, ठीक है, ये अगेन ए है। तो वेल एंड गुड, मेरा जो डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन था कि दो ए के बीच में, कंजिक्यूटिव ए के बीच में 1 डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो मेंटेन्ड है, ठीक है। फिर मैं आगे जाता हूँ बी पे, ठीक है। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा 3, ठीक है। तो अभी मेरा ये जो बी है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो जो नेक्स्ट बी है वो 1 प्लस 3 प्लस 1th इंडेक्स पे होना चाहिए, ठीक है, फिफ्थ इंडेक्स पे होना चाहिए। चेक करते जो नेक्स्ट बी है वो किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पे है। वेल एंड गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन अगेन मुझे ए मिला, ठीक है। अब ए के बाद फिर से मैं आगे जाके चेक नहीं करने लगूंगा कि आगे में ए है या नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे में मुझे ए मिलने वाला नहीं है, इसके पीछे में ए था। तो इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, एक सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो सेट या फिर मैप इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर को अगर हमने चेक कर लिया तो फिर हम दोबारा उसके लिए चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली मेंशन्ड है कि कोई भी कैरेक्टर एग्जैक्टली 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। एक बार के लिए आपने चेक कर लिया उसका डिस्टेंस सेम है, तो अगली बार के लिए चेक करने का मतलब नहीं है क्योंकि दो ही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए अगेन मुझे मिला तो ए को मैं स्किप कर जाऊंगा, ठीक है। फिर अगेन मुझे मिला सी, ठीक है, मैं इस तरीके से सेट में स्टोर कर सकता हूँ कि ए आ चुका है। फिर अगेन जब मैं ए पे जाऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि क्या मैंने ए को ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, अगेन यहाँ पर सेट में स्टोर्ड है, इसका मतलब कि मैंने ए को चेक कर लिया है। तो अगेन अब फिर से मुझे ए को चेक करने का जरूरत नहीं है। फिर मैं आया सी पे, ठीक है। सी पे आया तो सी का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, 3, ठीक है, 3। और सी के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस दिया हुआ है 0,
ठीक है, कि मतलब जो अगला सी है और इस सी के बीच का डिस्टेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसके अगला ही एलिमेंट होगा वो अगेन सी होना चाहिए। अपन चेक करते हैं कि अगला एलिमेंट इसका सी है कि नहीं। ठीक है, इसका जस्ट अगला एलिमेंट सी ही है। ठीक है, वेल एंड गुड। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, सी के लिए भी सेटिस्फाई कर गया। फिर अगेन सी रिपीटेड है, इग्नोर। बी रिपीटेड है, इग्नोर। ठीक है, तो ये अपन इस पूरे के पूरे एरे में ट्रेड करके जो भी चीज मेंशन था, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स आए थे उसमें ये डिस्टेंस जो मेंशन था उतना डिस्टेंस मेंटेन था, यू हैव टू रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब आगे आते हैं ए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो ए के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। पहला ए मिला 0th इंडेक्स पे, अगले ए के बीच में इसका डिस्टेंस होना चाहिए 1, +1 करेंगे। ठीक है, 2 पे पहुंच गया। ठीक है, 2 तक तो इंडेक्स ही नहीं है, 0 1 सेकेंड तो इंडेक्स ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बस किस तरीके से आप मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने बात किया था उसी तरीके से मैंने किया है। यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया है। ठीक है, कि अगर कोई कैरेक्टर मेरा ऑलरेडी आ चुका है तो मैं उसके लिए फिर से चेक नहीं करूंगा। सबसे पहला चीज भी मैं यही चेक कर रहा हूँ कि जो एस टी में जो मतलब एस ऑफ आई जो है, जो कैरेक्टर, वो ऑलरेडी से मेरे सेट में है क्या। ठीक है, अगर ऑलरेडी से सेट में, इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको चेक कर लिया, पहले ही उसका डिस्टेंस चेक कर लिया और उसका डिस्टेंस सही था तभी मैं आगे बढ़ाऊँ। अगर डिस्टेंस गलत हो जाता तो वहीं से मैं फॉल्स रिटर्न करके लौट जाता। ठीक है, तो ठीक है, अगर पहले से प्रेजेंट है देन कंटिन्यू कर जाना है। एल्स क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उस सेट में इंसर्ट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या डिस्टेंस लिखा हुआ है, उस डिस्टेंस पे अगर वही कैरेक्टर है तो कंटिन्यू करना है। और ये भी चेक आपको करना पड़ेगा कि वो जो इंडेक्स है वो आपके स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट के भीतर ही है। ठीक है, उस कंस्ट्रेंट्स के अगर बाहर जाएगा देन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि आप चेक कर पाओ इस टाइप से। अगर दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो कंस्ट्रेंट जो है, वो जो एक्स है वो इंडेक्स आपका स्ट्रिंग के अंदर ही है, और वो दोनों कैरेक्टर आपके सेम है, देन कंटिन्यू कर जाना है। एल्स आपको रिटर्न फॉल्स कर जाना है। जब आप पूरे के पूरे एरे में ट्रेड कर जाओगे, अगर आपको एक भी बार फॉल्स रिटर्न करने का मौका नहीं मिला तो इसका मतलब कि वो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्टेंस एरे है, वो सही है। ठीक है, देन यू कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है एक एंडिंग पोजीशन। ठीक है, आपको स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करते हुए आपको एंडिंग पोजीशन तक जाना है। ठीक है, और आपके पास के नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। ठीक है, आपको एग्जैक्टली के स्टेप्स यूज करते हुए, परफॉर्म एग्जैक्टली के स्टेप्स, ठीक है, आपको करते हुए स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करते हुए आपको एंडिंग पोजीशन तक जाना है। अगर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक जा पाओ, ठीक है, यूजिंग के स्टेप्स, तो आपको रिटर्न करना है नो, मतलब 0। अदरवाइज जितने भी ऐसे तरीके हैं आपको वो रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अगेन बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर एक चीज और आपको सिंपल क्या करने के लिए दिया हुआ है कि किसी भी एक पोजीशन पे है, ठीक है, आप तो या तो आप उसके लेफ्ट पे जा सकते हैं एक पोजीशन, या फिर एक पोजीशन राइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन शुरुआत कर रहे हैं एक्स से। ठीक है, एक्स से शुरुआत कर रहे हैं, एक्स पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, अपना डेस्टिनेशन है वाई, और इसके लिए हमारे पास है के स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्या स्टेप मैं कर सकता हूँ, एक्स से मैं एक स्टेप पीछे जा सकता हूँ, x-1। ठीक है, और k-1 स्टेप्स मेरे पास बच रहे हैं। और एक क्या स्टेप हो सकता है कि मैं x+1 स्टेप पे चला जाऊं। ठीक है, और मेरे पास स्टेप अगेन अब k-1 बच रहे हैं। ठीक है, अब अगेन इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस पोजीशन से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं या तो एक स्टेप पीछे जा सकता हूँ, x-1, सॉरी x-2, k-2 एक स्टेप था। ठीक है, यहाँ से फिर अगेन मैं पीछे चला गया, और यहाँ पर से मैं अगेन क्या कर सकता हूँ, या तो एक स्टेप आगे जा सकता हूँ, एक स्टेप पीछे मैं जा चुका हूँ, अब एक स्टेप मैं आगे चला जाऊंगा, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा k-2। ठीक है, अब इस पोजीशन से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, इस पोजीशन से मैं जा सकता हूँ एक स्टेप बैक, एक पोजीशन आगे। ठीक है, तो एक स्टेप बैक करते ही मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा, x, k-2। ठीक है, और अगेन आगे बढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x+2, k-2। ठीक है, अगेन हर एक पोजीशन को मैं इस तरीके से एक्सपैंड करूंगा तो दो दो स्टेट आएंगे।
ठीक है, दो दो स्टेट आएंगे और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। जब मेरा x इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है, और उस समय तक मैंने एग्जैक्टली के स्टेप्स यूज कर लिए, ठीक है। तो नो मैटर जिधर से भी, जो भी पाथ से मैं जा रहा हूँ, मान लेते हैं कि अ, यहाँ पर तो वेरिएबल मैंने लिया, तो थोड़ा ज्यूम करना, विजुअलाइज करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप मान लेते हैं कि इस पाथ से मैं जाते हुए वाई पे रीच कर गया, ठीक है। तो वाई तक मैं रीच कर गया और एट द सेम टाइम के का वैल्यू भी मेरा जीरो हो चुका है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये जो भी पाथ है, सपोज इधर से कोई भी पाथ ऐसा जा रहा था, तो ये तो एक पाथ होगा, तो यहाँ से +1 रिटर्न कर दूंगा। अगर एक्स मेरा वाई के से इक्वल नहीं हो पाया, ठीक है, पर मेरा के जो है वो जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। एक्स और वाई अभी इक्वल नहीं है, ठीक है, पर मेरा के जीरो हो चुका है, मतलब अभी तक मेरे मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं, पर मेरा जो नंबर ऑफ स्टेप्स था जो मैं चल सकता था वो जीरो हो चुका है, ठीक है। तो मैं जिस भी पाथ से ऐसा जा रहा था, उस पाथ को मैं बोल दूंगा कि भाई इस पाथ से पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो वहां से मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो, ठीक है। बस ये दोनों बेस केस है, और ये इस तरीके से अपन केस एक्सपैंड करते चलेंगे और सॉल्यूशन निकालते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल सिंपल सा डीपी है, ठीक है। और डीपी भी कोई बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, अदरवाइज ये सिंपल सा डीपी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स से शुरू किया, फिर मैं अगला स्टेप गया, अगला यहाँ पर एक्स और के, एक्स पोजिशन पे था, मेरे पास के स्टेप्स थे। फिर मैं x-1 पे गया, k-1 स्टेप्स हैं, x+1 पे गया, k-1 स्टेप्स हैं, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से मैं कहाँ कहाँ पर गया, ये नया स्टेट है मेरे लिए, ठीक है, ये भी नया स्टेट है मेरे लिए, ये नया है, ठीक है, ये भी नया है। पर ये दोनों जो है, ये रिपीटेड स्टेट है, ठीक है। एक्स पे मैं हूँ, k-2 स्टेप्स है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रास्ता मेरा निकल के आएगा और यहाँ से जो भी मेरा रास्ता निकल के आएगा वो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि आप एक्स पोजीशन पे हो, अभी आपके पास k-2 स्टेप्स बच रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट सेम है, ठीक है। तो अगर मैं पहले से प्री कंप्यूट कर चुका हूँ एक बार इसके लिए आंसर, ठीक है, तो मैं इसको स्टोर कर लूंगा अपने एक डीपी में, ठीक है। और फिर आगे जाके अगर फिर से मेरा ये स्टेट आता है, रिपीट होता है, तो मैं इसके लिए जो भी कंप्यूट किया हुआ आंसर है उसको यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा विदाउट कंप्यूटेशन। तो बस सिंपल सा डीपी है। आई होप कि मतलब जो सबने डीपी शुरुआत किया होगा, तो इसी इसी टाइप के क्वेश्चन से अपने शुरुआत किया होगा। तो अगर आपको डीपी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो आप हमारे डीपी वाले प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये आई डोंट थिंक कि ये बहुत टफ डीपी है जो कि आपको समझ में टफ लगे। आई होप कि एक्सप्लेनेशन से क्लियर जा रहा होगा। तो बस सिंपल सा अपन क्या करेंगे, ये दोनों बेस केस है। अगर एक्स मेरा वाई के इक्वल हो चुका है, मतलब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, एट द सेम टाइम मेरा के जो है वो जीरो हो चुका है, मतलब मैंने जितने भी स्टेप लगाने थे एग्जैक्टली के स्टेप मैं लगा चुका हूँ, ठीक है। तो यू हैव टू रिटर्न +1, ठीक है, कि उस वे से, जिस वे पे आप जा रहे थे +1 -1 करते करते, उस वे से जाने पे एक आपको एक पाथ मिल रहा है जो आंसर है, ठीक है, ठीक है। और अगर x आपका y के इक्वल नहीं हुआ है, पर आपका k जीरो हो चुका है, मतलब कि आप मतलब पूरे स्टेप एग्जॉस्ट कर चुके हैं, पर आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, तो आप जिस भी रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पे जाने से आपका मतलब जो मोटिव है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, बस इसी को मैंने कोड कर दिया है, ठीक है। और जिस तरीके से हमने बात की बिल्कुल उसी तरीके से कोड है, ठीक है। तो सिंपल सा ये रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन है। तो सबसे पहले अपन रिकर्शन को समझ लेते हैं कि अगर मेरा k इक्वल टू जीरो हो चुका है और करंट जो वैल्यू है, ठीक है, वो मेरे टारगेट के इक्वल हो चुका है, देन आई टू रिटर्न 1, ठीक है, अभी हमने बात किया। अगर k मेरा जीरो हो चुका है, ठीक है, पर करंट वर्टेक्स मेरा जो है, करंट वैल्यू जो है मेरा, वो टारगेट के इक्वल नहीं हुआ है, तो इन दैट केस मैं रिटर्न करूंगा जीरो, ठीक है। और ये मेमोराइजेशन स्टेप है, बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे पास क्या स्टेप हो सकते हैं कि मैं वहां से +1 चला जाऊं, ठीक है, तो मेरा स्टेप एक माइनस हो जाएगा। और मेरे पास क्या स्टेप और क्या रास्ता हो सकता है, या तो मैं -1 चला जाऊं, ठीक है, और अगेन स्टेप मेरा है जो वो एक माइनस हो जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा था डिस्कशन में इससे पहले जो चॉइस डायग्राम बनाया है, कि कुछ कुछ जो स्टेट है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उस रिपीटेड स्टेट को काउंट करने के लिए मैं आई का एक वेक्टर बना लूंगा, मतलब 2D वेक्टर बना, 2D डीपी बना लूंगा, ठीक है। दो स्टेट कौन कौन से हैं, एक तो पोजीशन होगा और एक होगा नंबर ऑफ स्टेप्स के, ठीक है, ये दोनों स्टेट होंगे। और इन दोनों स्टेट
के कॉरस्पॉन्डिंग अपन एक डीपी बना लेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पर 4000 मैंने क्यों लिया है जबकि कंस्ट्रेंट्स में मेरा 1000 ही था। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे मैंने 1 से शुरू किया और मेरे पास के मान लेते 10 है, तो एक मैं 1 से जा सकता हूँ 0 पे, स्टेप 9। ठीक है, अब यहाँ से मैं जा सकता हूँ -1 पे, स्टेप मेरे पास क्या है 8। ठीक है, यहाँ से मैं जा सकता हूँ -2 तक। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास 7 स्टेप बच रहा है। तो ये जो नेगेटिव हो रहा है ना, ठीक है, अपन नेगेटिव वैल्यू को कहाँ पर स्टोर करेंगे, डीपी में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जब भी मैं करंट वर्टेक्स स्टोर करूंगा उसको +1000 करके स्टोर करूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है मेरा कि जो पोजीशन है एक्स और वाई, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग, वो दोनों 1000 के अंदर होगा, और जो के भी है वो भी 1000 के अंदर ही होगा। तो अगर मैं कहीं से भी शुरू करूं, वो -1000 से नीचे तो नहीं गिर सकता। ठीक है, तो -1000 से नीचे नहीं गिर सकता, तो मैं पहले ही +1000 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो वर्टेक्स का, वो 0 से लेके मेरा 2000 की रेंज में आएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या आ सकता था, वो आ सकता था -1000 से 1000 की रेंज में। जैसे ही मैंने इस पे 1000 ऐड कर दिया तो ये अब आएगा 0 से 2000 की रेंज में। ठीक है, बस सिंपल सा है। अगर वो मैंने ऑलरेडी इसका वैल्यू स्टोर सॉरी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, मैंने स्टोर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। अगर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है तो मैं जाके इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा और इन द एंड मैं उस वैल्यू को स्टोर कर लूंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके यहाँ पर आपको क्या है कि एक नम्स एरे दिया हुआ है, आपको उसमें लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे जो होगा उसका लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे रिटर्न करना है। ठीक है, अब नाइस सब एरे कौन सा होगा, एक ऐसा सब एरे जिसमें कि पेयर वाइज डिस्टिंक्ट एलिमेंट का आप एंड लो तो हमेशा वो 0 आएगा, तो अपन उस सब एरे को नाइस सब एरे बोल सकते हैं। तो जो भी लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे बन पा रहा है आपका ऐसा, उसका आपको लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि ऐसा कैसे कंडीशन अपन इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा कि अगर दो बिट दोनों सेट हैं तो उन दोनों का एंड 1 आएगा, और बाकी सारे ही केस में या सेट अनसेट हो या अनसेट और सेट हो या फिर दोनों ही अनसेट हो, इन तीनों ही केस में जो पेयर वाइज एंड है, ठीक है, वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि इतना तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो अपन कैसे इंश्योर करेंगे कि पेयर वाइज एंड जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं, सब एरे के एलिमेंट्स हैं, उन सब का बिट वाइज एंड, ठीक है, पेयर वाइज वो 0 आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक चीज इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी एक बिट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट में सेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरे एलिमेंट में वो बिट सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिट क्या मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं हर एक नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर 48 तक है, तो मैं उतना ही बड़ा एक बिटमैप बनाता हूँ। ठीक है, 1, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो 1 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 1 का रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरीके से। इसका जो 1 वाला बिट है वो सेट होगा, अदर सारे बिट इसके 0 होने वाले हैं। ठीक है, 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 3 का रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरीके से, 2 और 1, ये वाले बिट इसके सेट होंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये वाला बिट सेट किया, ठीक है, तो इसका काउंट क्या हो गया, इसका काउंट हो गया 2। इसका मतलब कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें ये 1 वाला बिट सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो मेरा सब एरे बन रहा है, ठीक है, उसका जो पेयर वाइज अगर मैं एंड लूं तो वो 0 नहीं आने वाला। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा पेयर बन जाएगा जिसका पेयर वाइज एंड 0 नहीं आएगा। ठीक है, और देखते हैं सही है क्या। ठीक है, तो 1 और 3 का एंड क्या आएगा, 1 कुछ इस तरीके से, 3 कुछ इस तरीके से है। इन दोनों का पेयर वाइज एंड 0 आगे आएगा, और इन दोनों का पेयर वाइज एंड 1 आएगा। ठीक है, तो 1 एंड 3 का एंड 1 देगा, 0 नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 और 3 को मैं एक साथ तो नहीं रख सकता। ठीक है, तो अपना आंसर जो है अभी तक उसमें, और यहाँ पर एक चीज आपको दिया हुआ है कि सब एरेज ऑफ लेंथ 1 आर ऑलवेज कंसिडर्ड नाइस। ठीक है, तो एक सब एरे 1 लेंथ का तो हमें मिल ही गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कह लो या 3 था, जो कि नाइस था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 में जो सारे बिट सेट थे उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 में कौन कौन से बिट सेट थे, 1 में बिट सेट था ये वाला, सिर्फ और सिर्फ
ये वाला, ठीक है। तो अपन उसको रिमूव कर देते हैं, अपन उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर से 0 कर दिया, और यहाँ पर 2 हो चुका था, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर 8 पे गए, 8 पे गए तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा, ये 1 हो जाएगा और बाकी सारे इसके 0 होंगे, ठीक है। तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो गया। क्या अभी तक मेरा कोई भी बिट जो है वो रिपीटेड है, मतलब दो एलिमेंट में वो बिट सेट है? बिल्कुल नहीं। सभी बिट या तो अनसेट है या फिर एक ही बार सेट है। तो कह सकते हैं कि 3 और 8 का एक सब एरे तो हमें ऐसा मिल चुका है, जो कि नाइस भी है, ठीक है। फिर 48 पे आते हैं, ठीक है। 48 पर जैसे ही आएंगे तो अपन क्या देखेंगे कि 48 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन कौन सा बिट सेट करना पड़ेगा? एक ये बिट सेट करना पड़ेगा, एक ये बिट सेट करना पड़ेगा, और बाकी सारे बिट इसके 0 सेट होंगे, ठीक है। तो 48 को जैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा बिट मैप, ठीक है। तो अब क्या हमारा पेयर वाइज एंड सभी जो सब एरे हमारा बन रहा है, 1 डिस्कार्डेड है अभी के लिए, 3 8 48 पेयर वाइज एंड किसी भी दो एलिमेंट का अगर मैं लूं तो क्या 0 आएगा? बिल्कुल 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिट जो है वो दो नंबर में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पेयर वाइज अगर आप एंड ले, जैसे 3 और 8 का एंड लेंगे तो ये तो 0 आएगा, ठीक है। 48 और 8 का एंड ले लो, 48 और 8 का एंड ले लो, ठीक है। सभी जगह पे आप देख सकते हो, कहीं पर भी दोनों का 1 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी 0 आएगा। 48 और 3 का ले लो, तो ये भी आप देख सकते हो, इसके ये दोनों बिट सेट है, इसके ये दोनों बिट सेट है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट जो अपना सब एरे था उसका लेंथ 3 हो चुका है, लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 को ऐड करते हैं, ठीक है। 10 को जैसे ही हमने ऐड किया तो 10 का कौन कौन सा बिट सेट है? 10 का बिट सेट है ये एक 8 वाला और एक ये 2 वाला, ठीक है। और बाकी सारे बिट इसके 0 है, ठीक है। तो 8 वाला का जो काउंट है वो 2 हो जाएगा, और 2 वाला का भी काउंट 2 हो गया, क्योंकि 8 वाला बिट 8 में भी सेट है, 10 में भी सेट है, 2 वाला बिट 3 में भी सेट है और 10 में भी सेट है, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ये सबेरे है जो कि 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है। सबेरे जो है वो होता है कंटिन्यूअस होता है, आई होप कि ये सब आपको पता होगा, सबेरे बताने का जरूरत नहीं होगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सब सेगमेंट जो भी होता है एरे का उसको अपन सबेरे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो सबेरे है 3 से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अपन कहाँ से रिमूव करेंगे? पीछे से रिमूव करना चालू करते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर एक हैशिंग वाले प्रॉब्लम में चलता है, ठीक है। बस वहां पर मैप की जगह पे हैशिंग यूज हो रहा है, सॉरी, बिट मैप यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 को रिमूव करेंगे। 3 को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट था, ठीक है, जो 2 जो है, सेकंड वाला जो बिट जो 2 बार सेट हो गया था वो एक बार सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 को रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी भी क्या मेरा बिट मैप जो है उसमें सभी एलिमेंट यूनिक टाइम्स अकर कर रहे हैं, यूनिक या फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 8 है ये अभी भी 2 बार सेट है, ठीक है, 8 वाला बिट। तो इसका मतलब अभी भी मेरा जो सब एरे है 8 48 और 10 वाला, उसमें भी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिलेगा जिसका बिटवाइज एंड 0 नहीं होगा। और दिख भी रहा है 8 और 10 का अगर बिटवाइज मैं एंड लूंगा तो ये 8 आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 में जितने भी बिट सेट हैं उन सबको मैं रिमूव करूंगा, ठीक है। तो 8 में सिर्फ और सिर्फ 8 वाला बिट सेट है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये मेरे बिट मैप में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे बिट मैप के सारे एलिमेंट्स या तो 1 टाइम से आए हैं या फिर 0 टाइम से कर हुए हैं। यस, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 48 और 10 वाला जो मेरा सब एरे है दैट इज अगेन अ नाइस सब एरे, ठीक है। ये अगेन एक नाइस सब एरे है। तो इस सब एरे का लेंथ क्या हो गया? इस सब एरे का लेंथ हो गया 2। पर हमने पहले ही एक ऐसा सब एरे बनाया है जिसका लेंथ है 3 और वो नाइस है, ठीक है। तो हमें तो लॉन्गेस्ट रिटर्न करना था, देन दिस विल बी द आंसर, ठीक है। और ये सिंपल मैप में हमने देखा इस तरीके से, मैप में हमें कुछ अलग अलग कंडीशन होता है कि लॉन्गेस्ट सब एरे लॉन्गेस्ट सब एरे विदाउट रिपीटिंग नंबर, ठीक है, लॉन्गेस्ट सब एरे विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। बस यहाँ पर जो मैप यूज करते हैं वहां पर आपको बिट मैप यूज करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने सारे एलिमेंट में बिट कौन कौन से सेट है, ठीक है। बस यही एक चीज है, अदरवाइज ये क्लासिकल हैशिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कोड कैसे करेंगे, तो मैं आपको अपने कोड से वॉक थ्रू करवा देता हूँ। और एक बार मैं कोड वॉक थ्रू से पहले एक बार बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक बहुत ही एक्सटेंसिवली
हर एक कंपनी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके हायरिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ओए राउंड कैसे क्लियर करना चाहिए, ऑनलाइन असेसमेंट, फिर इंटरव्यू कैसे क्लियर करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्या क्या रिसोर्स आपको लगेंगे, हर एक चीज एक सिंगल पॉइंट पे हम लोग कंपाइल करके एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक वीडियो प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए, आई बटन में आ रहा होगा या फिर एंड स्क्रीन में आएगा वीडियो, या फिर चैनल पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी हमने अमेजोन का चेक किया है। फर्दर हम किस कंपनी को कवर करें, एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं उस वीडियो पे, या फिर इधर भी बता सकते हैं, विल कंसिडर दैट, ठीक है। तो आ जाते कैसे हमने कोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बिट मैप बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट पे मैं इटरेट करूंगा, ठीक है, और उसके सारे जो सेट बिट है उसको मैं सेट कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 48, ठीक है। तो 48 में मुझे कौन कौन सा बिट सेट मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे चेक करूंगा मैं, इसका एंड लूंगा 2 टू द पावर k से, ठीक है। और k कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेके 31 तक, ठीक है। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये हमने बहुत बार कवर किया है कोड फोर्सेस, लीड कोड के एडिटोरियल में, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, पर एक 48 के लिए मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। 48 तो फिर भी वो हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। काइंड ऑफ 15 के लिए एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 8 7, सॉरी 8 4 2 1, ठीक है। तो इसका 8 बिट भी सेट होगा, देन 4 बिट भी सेट होगा, देन 2 बिट भी सेट होगा, और 1 बिट भी सेट होगा, ठीक है। तब आएगा ये 15, ठीक है। तो 15 एंड मैं क्या करूंगा, 1 टू द पावर 0, ठीक है, 1 टू द पावर, सॉरी 2 टू द पावर 0, ठीक है। ये 1, ये k का मतलब होता है 2 टू द पावर k, ठीक है। इसके बारे में भी हमने बात किया है अपने बिट मैनिपुलेशन वाले प्लेलिस्ट में, अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 15 एंड 1 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इट इज रिटर्निंग सम वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिट्स ऑफ के का काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या था, अभी 0 था। तो बिट सेट में जो ये मैप है अपना बिट मैप, उसमें इसको काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, के का वैल्यू हमने किया 1, ठीक है। तो अब चेक करेंगे 2 टू द पावर 1 सेट है क्या, ठीक है। 15 एंड 2, ठीक है। 15 एंड 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो केथ बिट है उसका एक काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। अब कहीं पर भी अगर मुझे ऐसा करते हुए कोई भी केथ बिट 2 बार सेट हो चुका है, तो मैं फ्लैग है उसको ट्रू कर दूंगा, इसका मतलब कोई भी बिट मेरा 2 बार सेट हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। अब के का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 टू द पावर 2, इससे चेक करेंगे, ठीक है। 15 एंड 4, 15 एंड 4 का वैल्यू क्या आएगा, 15 एंड 4 का वैल्यू आएगा 4, ठीक है। तो अगेन ये भी सेट हो गया, और इसका भी काउंट अभी तक एक ही है। फिर आगे बढ़ते अपन, 15 एंड 8, ठीक है। के का वैल्यू 3 हो चुका है, 15 एंड 8 का वैल्यू क्या आएगा, 8, ठीक है। इट इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब केथ बिट भी अगेन सेट है, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। अब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 16, 15 एंड 16, 16 कैसा होता है, 16 होता है कुछ इस तरीके से, और 15 आपको दिख ही रहा है ऐसा होता है। तो 15 एंड 16 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, तो मतलब आपको मिलता जाएगा सामने वाले बिट जहाँ पर जो सेट होंगे वो सेट होते जाएंगे, और जो अनसेट होंगे वो अनसेट रह जाएंगे। इसके बारे में हमने बहुत बार बात किया है, कोड फोर्सेस और लीड कोड के बहुत सारे कॉन्टेस्ट में आ चुका है ये। और बिट मैनिपुलेशन वाला जो प्लेलिस्ट है वो आप एक बार फॉलो कर लेना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट उधर भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक और नंबर लेता हूँ 3, ठीक है। तो 3 का अपन कौन कौन सा बिट सेट है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो 3 एंड 1, 3 एंड 1 इस सेट, ठीक है। तो इसका काउंट अपन बढ़ा देते हैं, इसका काउंट हो गया 2। अब जैसे ही कोई भी सेट बिट का काउंट ग्रेटर देन 1 हो चुका है, ठीक है, तो फ्लैग को अपन ट्रू कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया है कि अभी जो हमारा करंट सब एरे है उसमें कोई ना कोई मेरे को एक रिपीटेड कैरेक्टर, रिपीटेड सेट बिट मिल चुका है, ठीक है। आराम से हम लोग 3 के जितने भी बिट सेट है उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। और कहीं पर भी अगर मुझे के ग्रेटर देन केथ बिट मुझे ग्रेटर देन 1 टाइम सेट मिल जाएगा, तो फ्लैग को अपन ट्रू कर लेंगे। अगर फ्लैग अभी तक ट्रू नहीं है, ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ आई माइनस एल। ठीक है, एल मैंने कहाँ पर रखा है, इनिशियल एरे के बिगिनिंग पे मैंने सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, एल को। और अगर मेरे को कोई एलिमेंट अगर रिपीटेड मिल जा रहा है, ठीक है, कोई अगर बिट मुझे रिपीटेड सेट मिल जा रहा है, तो मैं इस एल को आगे करूंगा और इस नंबर से रिलेटेड जितने भी बिट सेट थे उन सबको रिलीज कर दूंगा। ठीक है, अगर फ्लैग ट्रू हो चुका है तो अगेन वही, जब तक मेरे बिट के सारे एलिमेंट वन से छोटे या बराबर ना हो जाए तब तक मैं आगे चलते रहूंगा। ठीक है, और अगर जब तक नहीं हो रहा है तब तक फिर मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, और जैसे ही हो गया फिर मैं वहां से ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, ये रहा सिंपल सा कोड। आप एक बार इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं किस तरीके से मैंने कोड किया है। अगेन थोड़ा सा अगर आपको बिट मैनिपुलेशन अच्छा है तो आपको आराम से समझ में आएगा, अगर नहीं अच्छा है तो आपको एक बार बिट मैनिपुलेशन वाला हमारा प्लेलिस्ट देख लेना चाहिए, वहां पर इस तरीके का आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके ओके बाद फाइन। तो गैस आज का क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं था। एक बार क्वेश्चन क्विकली समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गैस कि आपको एन रूम दे देगा, मतलब एक बिल्डिंग है उसमें एन रूम्स है। ठीक है, मान लो ऐसे, और हर एक रूम अभी खाली पड़ा है। ठीक है, आपको एक मीटिंग शेड्यूलर ऐप बनाना है बेसिकली। और उसमें क्या है ना, आपको पता है कि आज एन मीटिंग्स होंगी एंड आपको हर एक मीटिंग का स्टार्ट और एंड टाइम पता है। मान लीजिए मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होगी, खत्म होगी 13 पे। ये 12 पे स्टार्ट होगी, खत्म होगी 15 पे, इस टाइप का कुछ भी। ऐसे ही है, 19 पे स्टार्ट होगा, खत्म होगा 20। इस टाइप का कुछ बहुत सारी मीटिंग्स होंगे। आपको हर एक मीटिंग को रूम में शेड्यूल करना है। ठीक है, और आप किस रूम में शेड्यूल करेंगे, जो रूम खाली होगा ऑब्वियसली। एंड मान लो बहुत सारा रूम खाली है तो जो कम इंडेक्स वाला रूम खाली होगा उसमें करोगे। मतलब मान लो आपको कोई एक मीटिंग शेड्यूल करना है और ये दोनों रूम खाली है उस समय पे, तो आप किस में शेड्यूल करोगे, टू में, क्योंकि दोनों खाली था तो छोटा वाला में आप शेड्यूल करोगे। और मान लो कि आपको एक मीटिंग शेड्यूल करना है, मान लो ये वाला 12 पे, तो इसमें जो मीटिंग चल रहा है ये खत्म हो रहा है मान लो 15 पे। इस पे जो चल रहा है वो 20 पे खत्म हो रहा है, इस पे 17 पे, इस पे 16 पे, ऐसा कुछ है मान लो केस। तब आपको ये मीटिंग स्टार्ट हो रहा है 12 पे, पर ये सारा उस समय तक तो भूल 12 पे कोई भी रूम खाली नहीं है, रहना कोई भी खाली नहीं है, तो आप किस पे शेड्यूल करोगे। जो रूम सबसे पहले खाली होगा, सबसे पहले कौन सा रूम खाली होगा, ये वाला 15 पे खाली होगा। तो फिर ये मीटिंग जाके इधर शिफ्ट होगा एंड इसका टाइमिंग क्या हो जाएगा, 15 से 18। मीटिंग 3 घंटा का था भाई, मीटिंग 3 घंटा का था, वो 3 घंटा का ही रहेगा, 3 घंटा मीटिंग पूरा चलेगा। बस स्टार्ट टाइम डीले हो गया तो एंड टाइम भी डीले होगा, ऐसा नहीं कि अब 15 पे स्टार्ट होगा 15 पे खत्म हो जाएगा, ऐसा एंड टाइम भी डीले हो जाएगा बस। तो ये दो बात में नजर करना था। एक कि अगर कोई मीटिंग को शेड्यूल करना है और बहुत सारे रूम उस समय पे खाली है, तो हम लोग जो सबसे कम इंडेक्स वाला रूम है उसमें शेड्यूल करेंगे। और अगर कोई मीटिंग को शेड्यूल करना है और सारा रूम भरती है तो किस में शेड्यूल करेंगे, जिस रूम में, बताइए, जिसमें सबसे पहले खाली हो जाएगा और मीटिंग का ड्यूरेशन उतना ही रहेगा, कभी कमेगा नहीं। आपको एट बताना है कि कौन से रूम में सबसे ज्यादा मीटिंग शेड्यूल होगी, दिस इज द क्वेश्चन। कौन से रूम में सबसे ज्यादा मीटिंग शेड्यूल होंगी। अगर आप कॉन्टेस्ट के समय क्वेश्चन समझे नहीं थे तो एंड अभी आई बिलीव समझ गए होंगे, तो एक बार पॉज करके ट्राई करो। ये होना चाहिए आप सबसे, ठीक है। ओके, आई बिलीव आप सब ट्राई करके आए हो। कैसे करेंगे गाइस, देखिए, आप प्रैक्टिकली सोचिए। पहले तो कि इसमें गैस एक ऑब्जर्वेशन था बेसिकली, N100 है, N100 है। ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था, अगर आप ये कर दोगे तो बन जाएगा। इनिशियली मैं प्रायोरिटी क्यू से किया था कि मैं बोल रहा था कि मैं प्रायोरिटी क्यू में क्या कह रहा था, हर एक रूम, मतलब हर एक रूम इंसर्ट कर दिया और उसका मतलब स्टार्ट, अभी इनिशियली सारा रूम एम्प्टी है तो 0 और उसका रूम नंबर 0001 इस टाइप में इंसर्ट कर दिया। देन आई टोल्ड कि एक रूम को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा प्रायोरिटी क्यू से, जो सबसे जल्द, जिसमें सबसे कम जल्दी मीटिंग खत्म होने वाला है। जैसे इसमें 0 पे खत्म हो जाएगा मीटिंग, मान लो इसमें 10 पे मीटिंग खत्म हो रहा है, इस पे 20 पे खत्म हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है, इसमें कोई मीटिंग चल ही नहीं रहा, मतलब 0 से खाली पड़ा है, तो प्रायोरिटी को मुझे ये ला के दे देगा सबसे पहले, और फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग को इसी में शेड्यूल कर दूंगा एंड फिर इसको इंसर्ट कर दूंगा। इस टाइप का मैं कुछ सोचा था। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूम का इंडेक्स होगा, एक आंसर एरे में उसका अपडेट कर दूंगा कि +1। फ्री स्टेप को सोचा था, बट इसमें ग्लिच ये था ना गाइस कि मैं दूसरा कंडीशन ध्यान नहीं रखा। क्या, मान लो कि अभी आपको मीटिंग शेड्यूल करना है 17 पे, इस 17 पे शुरू हो रहा है एंड प्रायोरिटी क्यू में ये मीटिंग 10 पे खत्म हो गया, इसका इंडेक्स, रूम का इंडेक्स 1 था, ये खत्म हुआ 2 पे और ये खत्म हुआ
0 पे। तो अगर आप प्रायोरिटी को सब निकालोगे, सबसे छोटा कौन सा निकलेगा ये वाला। आप इसमें इस मीटिंग को शेड्यूल कर दोगे। बट क्या आपको इसमें करना चाहिए? नहीं, इसमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब आया है तब दोनों रूम खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। ये पहले खाली हुआ मैं मानता हूँ, बट दोनों खाली है। एंड मैं बोला जब कोई मीटिंग को शेड्यूल करना है, अगर बहुत सारे रूम खाली है तो आप किसमें करोगे? जो छोटा इंडेक्स वाला रूम है। तो इसमें शेड्यूल करना चाहिए कायदे से, बट आप इसमें कर दे रहे हो, तो प्रायोरिटी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये। ठीक है? कैसे होगा भाई? एक सिंपल, आप एक दो अरे बनाओ। ठीक है? एक ठो बनाओ फॉर आंसर कि इस रूम में कितना मीटिंग हुआ वो स्टोर करने के लिए, और एक ठो बनाओ कि एक इस रूम में मीटिंग कितना बजे तक चल रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई अभी मीटिंग आया। ठीक है? आपको मीटिंग का स्टार्ट टाइम पता है, एंड टाइम पता है, तो आप क्या करोगे भाई? आप इस एरे में ट्रैवल करोगे, है ना? आप देखोगे इसमें स्टोर है कि ये रूम कब खाली हो जाएगा। मान लो ये रूम 10 पे खाली हो जाएगा, ये रूम खाली ही पड़ा है, ये रूम 8 पे खाली होगा, तो आप इस पे ट्रैवल करोगे। आपको जो पहला खाली रूम मिल गया आप उसमें शेड्यूल कर दोगे, फिर आपको इंडेक्स वाइज ही करना है। तो आपको, ये तो कॉमन सेंस है भाई, आप इसमें ट्रैवल कर, ये 100 ही दिया है तो टीएजी का कोई इशू नहीं है। और उसमें ट्रैवल करेंगे भैया, और जो पहला खाली रूम मिल गया उसमें शेड्यूल कर देंगे। खाली रूम इन द सेंस मेरे मीटिंग का स्टार्ट टाइम एस से, और इस अरे में अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एस हुआ तो मतलब वो खाली है। 10 पे खत्म हो रहा है, मैं नया मीटिंग 10 पे स्टार्ट हो रहा है, तो आई कैन शेड्यूल इट हियर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ऐसा है, स्टार्ट और एंड टाइम। एंड टाइम नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसके पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो इसमें शेड्यूल कर दूंगा। मान लो मेरा स्टार्ट टाइम है 9, तो मैं इधर जाऊंगा, इस पर ये खाली नहीं है, इधर जाऊंगा ये खाली है, तो यहाँ पर शेड्यूल कर दूंगा उसको। एंड सिंस इधर शेड्यूल करूंगा तो यहाँ का अपडेट होकर टाइम क्या हो जाएगा, ई के बराबर। कि मीटिंग ये स्टार्ट अभी हो रहा है तो एंड पे ई पे एंड होगा। एंड सिंस ये इंडेक्स पे मैं एक मीटिंग शेड्यूल किया हूं, तो इस इंडेक्स पे +1 कर दूंगा, जो भी था आंसर +1 काउंटर को। इतना ही। मान लो केस क्या आ गया भैया कि कोई भी रूम खाली नहीं मिला, मतलब हम ट्रैवल किए, ये मीटिंग को हमको शेड्यूल करना था, हम ट्रैवल किए पूरे एरिया में, बट किसी रूम में हम शेड्यूल कर ही नहीं पा रहे। सब रूम भरती है, सारे रूम भरती है। मानो इसमें 10 है, इसमें 20 है, 25 है, और 30 है। आपका मीटिंग मानो शुरू हो रहा है 9 पे, तो अब इसमें जाओगे बोल के भाई ये तो 10 पे खत्म हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किसमें? और इसमें मान लो और एक 25, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। पर आपको शेड्यूल तो करना है, तो आप किसमें करोगे? जिसमें सबसे पहले मीटिंग खत्म होगा, राइट? इसमें सबसे पहले मीटिंग खत्म होगा, सबसे पहले मीटिंग किसमें खत्म होगा? इसमें खत्म होगा। तो आप ये कर सकते हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो यू कैन स्टोर द मिनिमम ऑफ एवरी एरे एंड उसका इंडेक्स। तो अगर बाई चांस आप कहीं भी शेड्यूल नहीं कर पाए तो उसमें आप शेड्यूल कर दोगे, जो खाली हो जाएगा, तो ये वाला खाली हो जाएगा, इस इंडेक्स पे आप जाके शेड्यूल कर दोगे मीटिंग को। कैसे शेड्यूल करेंगे भैया? ये 10 पे खाली हुआ, और कब तक ये बुक रहेगा? +E - S, क्योंकि ये मीटिंग मानो 9 पे शुरू होता है और 13 पे खत्म होता। पर अभी 9 की जगह शुरू रहे 10 पे, तो खत्म होगा 14 पे, तो वही है, गैप उतना ही रहेगा, तो 10 + 7 14। ये अपडेट होगा, इसको आप फिर जाके इधर अपडेट कर सकते हैं, दैट्स इट। यही लॉजिक है। एंड क्या होगा, आप हर एक मीटिंग पे जा रहे हैं, मीटिंग 10 to 5 दिया हुआ है, आप पूरे एरिया में ट्रैवल करो, एरिया का साइज कितना है, मतलब ये एरिया का साइज 100 मैक्सिमम, 10 का पावर 7 विच इज एक्सेप्टेबल। आई थिंक ये समझ में आ गया बेसिकली, एक बार मैं ट्राई रन करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें ट्राई रन करते हैं ये, 2 रूम है भाई, 0 1, ठीक है, इनिशियली दोनों खाली है, तो 0 से दोनों खाली है, मतलब 0 मतलब क्या, 0 से आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें जो भी होगा मतलब आप उस पॉइंट से इसको यूज कर सकते हो। पहला मीटिंग आया, आप इसको शॉर्ट कर दोगे ऑब्वियसली, बिकॉज यू वांट अ मीटिंग टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो बाई डिफॉल्ट ही शॉर्टेड है। हाँ, तो पहला है 0 से 10, तो आप इसमें ट्रैवल करोगे भाई, जब पहला इंडेक्स से 0 मिल गया मतलब इधर में शेड्यूल कर दूंगा। तो आप बोलोगे भाई इसका आंसर हो गया 1, इस रूम में एक शेड्यूल हो चुका है, एंड ये अपडेट होकर हो जाएगा 10, मतलब अब ये रूम 10 पे खाली होगा। नेक्स्ट मीटिंग है 1 से 5, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप ट्रैवल फिर करोगे, तो 1, आपकी 10 1 से बड़ा है, तब इधर जाओगे। हाँ भाई, इधर आप शेड्यूल कर सकते हो, क्योंकि 0 पे खाली है, आपको 1 पे करना है, तो आप कर दोगे, इसका टाइम क्या हो जाएगा 5। भाई अगली बार ये 5 पे खाली होगा, और ये रूम में भी एक आ गया। क्या 2 से 7 गए, इस पे गए भाई 10, 2 से बड़ा है, 5 ये भी 2 से बड़ा है, तो कहीं आप शेड्यूल नहीं कर पा रहे, तो अब मिनिमम देखोगे, मिनिमम क्या है, मिनिमम ये वाला भैया, ये 5 पे खाली हो जाएगा, तो नेक्स्ट मीटिंग कहाँ शेड्यूल होगा, इधर शेड्यूल होगा। और इसका एंड टाइम क्या हो जाएगा अभी? 2 से 7, 5 घंटा का मीटिंग है, और 5 से शेड्यूल हुआ तो 10 होगा एंड टाइम अपडेट। और इसका आप अपडेट कर दोगे फिर से क्या, 2, 2 मीटिंग इस में शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट 3 से 4 आप जाओगे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों में 10 पे खत्म हो रहा है, बट जो मिनिमम इंडेक्स है आपको देना है, तो इस पे शेड्यूल करोगे बस। बाय डिफॉल्ट आप कहीं भी शेड्यूल नहीं कर पाओगे, जब मिनिमम लोगे, मिनिमम ये वाला आएगा, दोनों मिनिमम ही है, बट इंडेक्स वाइज मिनिमम ये वाला है, तो इधर आप शेड्यूल करोगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 पे तो 1 घंटा का मीटिंग है, तो 11 हो जाएगा खाली, और ये भी 2 हो जाएगा।
अब आंसर अगर सेम आ गया तो भाई आपको मिनिमम रिटर्न करना है, तो जीरो, जीरो रूम जो है आपको इट्स अवेलेबल। आई थिंक ये समझ में आया। आप ऐसे ही डायरन सेकंड केस के लिए भी कर सकते हैं, सेम वे में आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं करवा ही देता हूँ, चलो। 3 रूम है ना भाई, और ये आंसर दे दो। तो पहले हम शॉर्ट कर दो भाई, शॉर्टेड ये वो 1 से 20, तो 1 पे मीटिंग शुरू हो रहा है, सब पे जीरो इनिशियली। अब क्या बोलोगे भाई, इधर ही शेड्यूल कर देंगे, अब ट्रैवल करोगे। और तो अब ये रूम खाली कब होगा, 20 पे खाली हो जाएगा भैया, और इसका कर देंगे 1। फिर 2 से 10, तो 2 पे चाहिए, ये 20 है, ये जीरो, हाँ इधर शेड्यूल कर सकते हैं। तो अब ये रूम 10 तक बुक हो गया भाई, और इधर 1 आ गया। 3 से 5, फिर 20 है, ये 10 है, ये 3, ये जीरो है, तो इधर शेड्यूल कर सकते हैं, और ये रूम 5 तक बुक हो गया भाई, इधर भी आ गया 1। 4 से 9, 20, 10, 5 तीनों ही रूम बुकड है, कहीं आप बुक ही नहीं कर सकते, बिकॉज आपको 4 पे रूम खाली चाहिए, 4 पे कोई रूम खाली नहीं है, बट आप मिनिमम लोगे, मिनिमम ये वाला है, इधर बुक करोगे ये हो जाएगा 9 तक। 9 तक नहीं, 5 घंटा का मीटिंग है, तो 5 से शुरू है तो 10 तक ये हो गया बुक, और इधर हो जाएगा 2 भाई, 2 जन आगे। 6 से 8, तो 6 पे कोई भी रूम खाली नहीं है, 20, 10, 10, तो नियरेस्ट क्या है, 10, 10 पे रूम खाली हो जाएगा। 2 रूम खाली होंगे, पर आपको कौन सा चाहिए जो कम इंडेक्स वाला है, तो इस पर आप शेड्यूल करोगे, कितना घंटा का मीटिंग है, 2 घंटा का, तो ये हो जाएगा 10 से 12, 12 तक बुक हो गया, और ये हो जाएगा 2। और तो कोई मीटिंग है ही नहीं, अब आप आंसर एरिया में जाओगे, हाईएस्ट आंसर क्या है, 2, और मिनिमम वाला कौन सा रूम का है, रूम नंबर 1 का, तो आंसर होगा रूम नंबर 1। आई थिंक एनफ समझा दिया, ठीक है। गाइस कोड में कुछ नहीं है, ये प्रायोरिटी को मैं पहले लिखा था, कमेंट आउट कर दिया इसको मैं, जो बोला वही किया मैं, क्या किया, शॉर्ट किया इसको, तो 2 एरे बना दिया, एक आंसर के लिए इनिशियली सब जीरो है, और एक टू इनिशियली कब रूम खाली है, तो सब रूम इनिशियली जीरो पे खाली है। अब गया मीटिंग पे, और मैं बोला कि ट्रैवल करूंगा हर एक रूम में, अगर बाई चांस कोई रूम मेरे को खाली मिल गया, अगर बाई चांस कोई रूम मेरे को खाली मिल गया, मतलब उसमें जो अभी मेरा टाइम जो है वो स्टार्ट से, ये रूम 10 पे खाली हो गया और मैं स्टार्ट टाइम 10 ये है उससे बड़ा है, ये रूम खाली मिल गया, तो उधर मैं मीटिंग को शेड्यूल कर दूंगा, फ्लैग को ट्रू कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। तो ये हो गया, अगर फ्लैग ट्रू नहीं हुआ मतलब उनका कोई भी रूम खाली नहीं मिला, अगर कोई भी रूम खाली नहीं मिला, मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, हर बार मिनिमम वैल्यू और मिनिमम इंडेक्स देता जा रहा हूँ, तो मतलब जो मिनिमम इंडेक्स पे रूम है उसको बढ़ाऊंगा, और उधर मीटिंग क्या हो जाएगा भाई, एंड मैंने स्टार्ट। ये आप समझ में आ रही, अगर ये 10 पे है तो 10 प्लस नया मीटिंग जो एंड मैंने स्टार्ट, ये बताया हूँ आपको ड्यूरेशन बेसिकली, बस इतना ही करना है। एंड एट द एंड मेरे को क्या करना है भाई, जाना है, मिनिमम आंसर देना है, और क्या, जो मिनिमम आंसर होगा, मैक्सिमम आंसर होगा, उसका इंडेक्स हमको रिटर्न कर देना है, बस दैट्स इट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हार्ड के हिसाब से मेरे को मीडियम वे में मोर अच्छा लगा, ये हार्ड उतना नहीं लगा मेरे को। ठीक है गाइस, ओवरऑल दिस वाज गुड वन, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड कैन चेक आउट द चैनल, अभी लेटेस्ट सीरीज शुरू हुआ है वेर वी आर टेकिंग कंपनी एंड पोस्ट मॉर्टमिंग इट, बेसिकली आपको एचडी रोल की एंट्री के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हाउ शुड बी योर रिज्यूमे, हाउ शुड यू अप्लाई फॉर द कंपनी, व्हाट द कंपनी आस्क, उसका पढ़ने के रिसोर्सेज क्या है, बेस्ट सब चीज, ठीक है। एंड अभी लेटेस्ट अमेजन का कवर किए थे, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। या ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।